नमस्ते। सोचिए, एक सुबह लोग उठते हैं और अचानक पूरे भारत में लाखों रसोई गैस सिलेंडर खाली हो जाते हैं। चारों तरफ लंबी लंबी लाइनें, आसमान छूती कीमतें और एक अजीब सी अनिश्चितता का माहौल। सवाल ये है कि ये संकट रातों रात पैदा कैसे हो गया? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सवाल यही है, असल में ये कहानी सिर्फ गैस की किल्लत की है ही नहीं। ये कहानी है ये समझने की कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सीधा लोगों की रसोई में घुसकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो सबसे पहले इस संकट के इंसानी पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक असल जिंदगी की कहानी है। सोचिए, पंजाब में भूषण कुमार मित्तल जैसे लोग सिर्फ एक सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करते रहे और कुछ मामलों में तो लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। बस यही बात इस संकट की गंभीरता को हमारे सामने लाकर रख देती है। और इस संकट से एक और चीज पैदा हुई है, वो है आर्थिक मजबूरी। जैसे ही ऑफिशियल सप्लाई में दिक्कत आई, एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया। मतलब जो सिलेंडर आमतौर पर 900 रुपए का मिलता है, वो कुछ शहरों में 3000 रुपए तक में बिका है। ये कीमत अपने आप में बताती है कि लोग कितने मजबूर और जरूरतमंद थे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान या एक शहर की नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर बैंगलोर तक हर जगह सैकड़ों लोग घंटों लंबी लाइनों में खड़े थे। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम वो तो क्रैश हो गए, यहाँ तक कि डिलीवरी ट्रकों से सिलेंडर लूटने की भी खबरें आने लगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर तो बहुत बुरा असर पड़ा और कई परिवार वापस लकड़ी और उपलों पर खाना पकाने के लिए मजबूर हो गए। तो सवाल फिर वही है कि अचानक पूरे देश में ये अफरा तफरी फैली कैसे? इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते में छिपा है। तो फिर इस पूरे संकट की जड़ दुनिया में कहाँ है? चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते से, जिसे कहते हैं एनर्जी चोक पॉइंट। ये है हॉर्मूज जलडमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। अब जरा सोचिए, भारत जितना भी एलपीजी बाहर से मंगाता है, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब जब ये रास्ता बंद होता है तो भारत की पूरी सप्लाई लाइन एक तरह से ठप पड़ जाती है। अब हम किस पर कितने निर्भर हैं, इसकी तस्वीर यहाँ और भी साफ हो जाती है। देखिए, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, हमारे लगभग सारे बड़े एलपीजी सप्लायर खाड़ी देशों में ही हैं और इन सभी देशों से गैस लाने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर ही जाता है। एक ही रास्ते और एक ही इलाके पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। देखिए, बाहर से आने वाले झटके तो एक बात है, लेकिन इस संकट ने हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों को भी सामने ला दिया है। सवाल ये उठता है कि हमारी सप्लाई चेन आखिर एक ही झटके में बिखर कैसे गई? इसका जवाब छिपा है एफिशिएंसी और रेजिलियंस, यानी कि दक्षता और लचीलेपन के बीच चुने गए एक रास्ते में। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हमारी जो एलपीजी सप्लाई चेन है, वो जस्ट इन टाइम मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लंबे समय के लिए स्टॉक जमा करके नहीं रखते, बल्कि जरूरत के हिसाब से लगातार इंपोर्ट करते रहते हैं। अब देखिए, नॉर्मल टाइम में तो ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर साबित होता है। हमारी तैयारी कितनी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से साफ लग जाता है। अब जैसे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की बात करें, तो हमारे पास लगभग 74 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो किसी भी संकट से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन एलपीजी का क्या? पूरी सप्लाई चेन में सिर्फ 18 से 22 दिन का स्टॉक होता है और कोई अलग से स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, जब हम कच्चे तेल का इतना बड़ा रिजर्व बनाकर रख सकते हैं, तो एलपीजी जो कि जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, उसका क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब छिपा है टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस में। कच्चे तेल को स्टोर करना फिर भी आसान है, उसे जमीन के नीचे बनी गुफाओं में रखा जा सकता है। लेकिन एलपीजी के साथ ऐसा नहीं है। उसे या तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रखना पड़ता है या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे, मतलब क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर। और इसके लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो बहुत खास और महंगी होती हैं। तो इस संकट के बीच में सरकार का रिस्पॉन्स कैसा रहा? चलिए एक नजर डालते हैं कि ऑफिशियल बयान क्या थे और जमीनी हकीकत पर नियम क्या लागू किए जा रहे हैं।
सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो ये था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक सप्लाई पूरी तरह से सेफ है और कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ पैनिक बाइंग और जमाखोरी की वजह से था। लेकिन ऑफिशियल बयानों से ठीक उलट जमीन पर कुछ सख्त नियम लागू कर दिए गए, जो देखा जाए तो एक तरह की राशनिंग ही थी। जैसे शहरी इलाकों में 2 रीफिल के बीच कम से कम 25 दिन का गैप जरूरी कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में तो ये गैप 45 दिन का था। रेस्टोरेंट्स की सप्लाई को भी बहुत लिमिट कर दिया गया। तो ये नियम साफ साफ दिखाते हैं कि बयानों और जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा फर्क था। कहते हैं हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो क्या ये एलपीजी संकट हमें किचन में एनर्जी के एक नए ऑप्शन की तरफ धकेल सकता है, मतलब बिजली से खाना पकाने की तरफ? चलिए इस संभावना पर एक नजर डालते हैं। ये जो कंपैरिजन है ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। इंडक्शन कुकिंग सिर्फ दोगुनी एफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी से काफी सस्ती भी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, इसकी सप्लाई के लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम इसे अपने ही देश में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सोचिए, अगर देश भर में लाखों लोग एक साथ इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो क्या हमारा नेशनल पावर ग्रिड इतना लोड झेल पाएगा, खासकर शाम के पीक आवर्स में जब बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है? इसका एक सोल्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में हो सकता है। पहला कदम रूफटॉप सोलर, मतलब घर सिर्फ बिजली इस्तेमाल ना करें बल्कि खुद अपनी बिजली बनाएं, एक तरह से प्रोज्यूमर बन जाएं। दूसरा, बैटरी स्टोरेज, ताकि दिन में जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी बनी है उसे शाम के पीक आवर्स के लिए स्टोर किया जा सके। और तीसरा, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग अपनी फालतू बिजली सीधे अपने पड़ोसियों को बेच सकते हैं। इससे लोकल लेवल पर ही एक मिनी ग्रिड तैयार हो जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर नेशनल ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को काफी कम कर सकती हैं। तो देखिए, एक छोटे से समुद्री रास्ते में पैदा हुए संकट ने पूरे देश को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक टेम्पररी शॉर्टेज नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है। अब सवाल यही है कि क्या इस चेतावनी से कुछ सीखा जाएगा और क्या अगली एनर्जी क्रांति की शुरुआत हमारे किचन से होगी? सोचने वाली बात है।